नोएडा की किस्मत खुलने वाली है। देश के वज़ीर-ए-आज़म यहाँ तशरीफ़ लाने वाले हैं। एक ऐसा शहर जो सुर्खियों में रहने के बावजूद अपने ही मुख्यमंत्री को देखने को तरस गया। नमस्कार, मैं हूँ मनीष चौरसिया। नोएडा एक ऐसा शहर जहाँ आकर यूपी अपनी पुरानी पहचान खोता दिखता तो है, लेकिन बदले युग में यूपी भी बदला है, आगे बढ़ा है। पूरे देश को ये संदेश नोएडा ही देता है। दिन भर भागते लोग और रात भर जागती इमारतें, ऐसा लगता है मानो इस शहर ने देश की सबसे डेवलप और हाईटेक सिटी होने की कसम खा रखी है। यूपी की गद्दी पर बैठे बादशाह के लिए नोएडा किसी खूबसूरत ताज से कम नहीं, लेकिन इसे इस शहर की बदनसीबी कहें या फिर अंधविश्वास का असर, नोएडा में कोई भी यूपी का हुक्मरान आना नहीं चाहता। अखिलेश यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो या फिर कल्याण सिंह, यूपी के सियासी गलियों में ये मान्यता हो चली है कि अगर नोएडा जाओगे तो गद्दी गवाओगे। इस बार फिर से ये चर्चा थी कि प्रधानमंत्री का स्वागत नोएडा में खुद सीएम अखिलेश यादव करेंगे, लेकिन आशंका के मुताबिक एक बार फिर से इन चर्चाओं पर पूर्ण विराम लग गया है। अगर अगले इलेक्शन में अखिलेश यादव चुनाव हारते हैं तो इसकी तमाम वजह और कारण हो सकते हैं, लेकिन शायद नोएडा में जीत और हार के फैक्टर से खुद अखिलेश भी इस बार बच नहीं पाए और फिर से नोएडा आने से इनकार कर दिया। हमारे संविधान में आर्टिकल 51 AH ये एक संशोधन किया गया और उसमें बनाया गया कि हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, वैज्ञानिक सोच डेवलप करना, वैज्ञानिक सोच की आदत डालना। ये हमने संविधान में संशोधन करके ये दिया। आर्टिकल 51 1H। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर होता है वो यहाँ के 18 से 20 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करता है। यूरोप के कई देश इसमें आ जाएंगे, इतना बड़ा ये राज्य है। लेकिन हम एक आदमी ऐसा नहीं दे पा रहे हैं जो साइंटिफिक सोच का हो। उसको सुपरस्टिशन ये है कि अगर वो नोएडा जाएगा तो कदम रखते ही उसकी गद्दी चली जाएगी, या अगले कुछ महीने में जो इलेक्शन होंगे उसमें गद्दी चली जाएगी। नोएडा में मनहूसियत की कहानी शुरू होती है कांग्रेस लीडर वीर बहादुर सिंह से। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले वीर बहादुर सिंह 24 सितंबर 1985 को उत्तर प्रदेश के सीएम बने। लगभग 34 महीने तक वो सत्ता का सुख लेते रहे। इसी बीच नोएडा और दिल्ली की सरहद पर कालिंदी कुंज तैयार हो चुका था। बतौर सीएम वीर बहादुर सिंह खुद कालिंदी कुंज का उद्घाटन करने नोएडा पहुंचे, लेकिन यहां से लौटने के बाद सत्ता से उनकी वापसी का फीता कट चुका था। कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर थी। हर बड़े नेता के विरोधी होते हैं, लेकिन वीर बहादुर सिंह के पार्टी के भीतर ही कई विरोधी हो गए। नतीजन वीर बहादुर सिंह को जाना पड़ा और एनडी तिवारी को यूपी का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन इन सबके बीच वीर बहादुर सिंह का नोएडा आना और फिर कुर्सी का चले जाना नेताओं के जहन में एक काले साए की तरह बस गया। चुनाव सिर पर थे और कांग्रेस की हालत लगातार पतली होती जा रही थी। 1988 से पहले भी एनडी तिवारी 2 बार 1976 और 1984 में उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल चुके थे। ऐसे में कांग्रेस को लगा कि एनडी तिवारी के सहारे वो अपनी छवि में कुछ बदलाव ला पाएंगे। कहते हैं कि जब चुनाव आते हैं तो नेता छोटे से छोटे समारोह में भी शिरकत करने की कोशिश करते हैं, और यही कोशिश एनडी तिवारी की भी थी। वो नोएडा के सेक्टर 11 में एक पार्क का उद्घाटन करने पहुंचे। बताया जाता है कि उस वक्त तक एनडी तिवारी के आसपास के लोगों ने वीर बहादुर सिंह का हवाला देते हुए उन्हें नोएडा आने से मना कर दिया था, लेकिन एनडी तिवारी माने नहीं। 1989 में चुनाव हुए और कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। 1989 के चुनाव में कांग्रेस को मिली हार न केवल सियासी हार थी, बल्कि इस हार ने कांग्रेस के मनोबल पर करारा प्रहार किया। हार के बाद कांग्रेस लखनऊ से ऐसी दूर हुई कि आज तक उसकी यूपी वापसी नहीं हो पाई। ये वो दौर था जब मंदिर मुद्दा चरम पर था। अडवाणी जी ने
रथ यात्रा निकालने के संकेत दे दिए थे। आईबी की खुफिया रिपोर्ट पर राजीव गांधी ने मंदिर के द्वार खुलवा दिए। ऐसे में यूपी के जातिगत समीकरण तेजी से बदल गए, जिसे समझने में कांग्रेस पूरी तरह फेल हुई। इसके अलावा बफोर्स मुद्दे को लेकर भी कांग्रेस जनता के निशाने पर थी, लेकिन हार का पूरा ठीकरा नोएडा पर फोड़ दिया गया। एक वक्त था जब बीजेपी में कल्याण सिंह की तूती बोलती थी। इनकी ताकत के चलते ही इन्हें पहली बार 1991 में उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई। हालांकि 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद कल्याण सिंह ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। 1997 में एक बार फिर बीजेपी ने इन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। इस बार कल्याण पहले से भी ज्यादा ताकतवर नेता के रूप में उभरे, लेकिन पार्टी में कल्याण को लेकर जबरदस्त गुटबाजी हो गई। हालात ये हो गए कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी दो खेमों में बट गई। एक खेमा कल्याण सिंह की तरफ आ गया, तो दूसरे खेमे में राजनाथ सिंह, लालजी टंडन और कलराज मिश्र जैसे कद्दावर नेता थे। कहा जाता है कि इन सब में टंडन अटल जी के बेहद करीबी थे। इसी बीच कल्याण सिंह कार्यक्रम के सिलसिले में नोएडा आए। ये वक्त 1999 का था। कहते हैं कि नोएडा से वापस जाने के एक महीने के भीतर ही कल्याण सिंह को कुर्सी से उतार दिया गया और एक बार फिर उत्तर प्रदेश के एक सीएम की रवानगी के पीछे नोएडा फैक्टर चिपक कर बैठ गया। वजह नोएडा को मान लिया गया, लेकिन असल में राजनाथ और टंडन की कल्याण सिंह से बिल्कुल नहीं बनती थी। कई बार ये लोग वाजपेयी जी से कल्याण की शिकायत कर चुके थे और शिकायत की कि कल्याण अपने आगे किसी की नहीं सुनते। एक बार तो खुद कल्याण ने खुलेआम वाजपेयी जी की आलोचना कर दी और यही वजह बनी कि पार्टी उनसे बुरी तरह नाराज हो गई और ये नाराजगी ही उनकी रवानगी की असली वजह बनी। अटल जी कल्याण से नाराज तो जरूर हुए, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर कल्याण के विरोधी खेमे को भी ज्यादा हवा नहीं दी। कल्याण को हटाने के बाद अगर अटल चाहते तो राजनाथ सिंह को सीएम बना सकते थे, लेकिन उन्होंने संगठन से ही राम प्रकाश गुप्ता को उठाकर उत्तर प्रदेश का सीएम बना दिया। ये माना गया कि राम प्रकाश गुप्ता महज प्रतीक रूप में है। उनकी सत्ता के सिर्फ 351 दिन बाद ही राम प्रकाश गुप्ता को भी सीएम पद से हटाकर राजनाथ सिंह को उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई। हालांकि अपने 351 दिन के दौरे में ही राम प्रकाश गुप्ता एक बार नोएडा का चक्कर लगा चुके थे, इसलिए उनकी भी कुर्सी छीनने की वजहों में एक बार फिर नोएडा यात्रा को गिन लिया गया। राजनाथ सिंह को 28 अक्टूबर 2000 को सीएम बनाया गया, लेकिन तब तक पूरे उत्तर प्रदेश में यह धारणा आम हो चली थी कि नोएडा जाना उत्तर प्रदेश के सीएम के लिए अपशकुन सा है। यही वजह है कि अपने कार्यकाल के दौरान जब उन्हें नोएडा में एक फ्लाईओवर का उद्घाटन करना था, तो वो दिल्ली तक तो जरूर आए, लेकिन नोएडा आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। बताते हैं कि इस अंधविश्वास से राजनाथ सिंह इस कदर आशंकित थे कि उन्होंने 2001 में दिल्ली के अक्षरधाम से ही नोएडा के फ्लाईओवर का उद्घाटन कर दिया। राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, तमाम मुख्यमंत्री हैं, प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, ये भी इन्होंने इंजीनियरिंग किया है। इंजीनियरिंग किया तो साइंस पढ़ा होगा, कुछ एलिमेंट्री साइंस जानते होंगे। राजनाथ सिंह तो एमएससी रहे हैं और राजनाथ सिंह फिजिक्स से रहे हैं, पढ़ाते भी रहे हैं। राजनाथ सिंह को भी वही शक था, अखिलेश यादव को भी वही शक है। बड़ा अफसोस होता है ये देख के कि कम से कम जिन लोगों ने एमएससी बीएससी किया है, एमएससी बीएससी को पढ़ाते रहे हैं और साइंस से पढ़े हैं, उनकी सोच भी अगर इस तरह की होगी तो इस देश का क्या हाल होगा, इस राज्य का क्या हाल होगा। नोएडा का ये सेक्टर 31 जो निठारी के नाम से ज़्यादा मशहूर है, 2006 में यहाँ की इसी कोठी नंबर D5 के सामने दुनिया भर के कैमरे चमकने लगे। एक के बाद एक यहाँ से 17 शव बरामद हुए। पीड़ित परिवार सहित पूरे नोएडा को ये भरोसा था कि उनके मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव उन्हें सांत्वना देने ज़रूर आएंगे, लेकिन मुलायम सिंह यादव तो खुद किसी और डर के साए में जी रहे थे। निठारी न जाने के चलते मुलायम सिंह यादव लगातार विपक्ष के निशाने पर आ रहे थे।
आखिर में मामले को संभालने के लिए मुलायम ने अपने भाई और तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री शिवपाल यादव को निठारी भेजा, लेकिन निठारी पहुंचते ही शिवपाल को लोगों ने इस बात पर ही घेर दिया कि आप क्यों आए हैं, हमारे मुख्यमंत्री कहां हैं। बात तब और खराब हो गई जब शिवपाल ने यह बयान दे दिया कि निठारी कांड इतना बड़ा भी नहीं है कि किसी सीएम को वहां जाना पड़े। इससे समाजवादी सरकार और घिर गई। विपक्ष ने चारों तरफ से मुलायम सिंह यादव पर तंज कसने शुरू कर दिए। इतनी सारी फजीहत से मुलायम सिंह यादव और उनकी पार्टी बच सकती थी अगर वो नोएडा आ जाते, लेकिन नहीं आए। मतलब नोएडा फैक्टर फिर सिर पर सवार हो गया। मुलायम 2006 में निठारी कांड में भले ही नोएडा ना पहुंचे हो, लेकिन 2007 में उनके चुनाव हारने की वजह नोएडा को माना गया। दरअसल 2002 से 2007 के अपने कार्यकाल में ही मुलायम 2004 में एक स्कूल का उद्घाटन करने नोएडा पहुंचे। हालांकि 2007 और 2004 के बीच एक लंबा वक्त जरूर था। इतने वक्त में किसी भी राजनीतिक पार्टी की हार और जीत के लिए तमाम संभावनाएं बन सकती हैं, तमाम कारण भी पैदा हो सकते हैं। लेकिन मुलायम की हार के लिए नोएडा को ही जिम्मेदार ठहराया गया, जबकि उनकी हार की सबसे बड़ी वजह मायावती थी, जो उस वक्त देश की सबसे ताकतवर दलित नेता के रूप में उभर कर सामने आई थी। जैसे जैसे आप देखें 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनी, 1984 के इलेक्शन से आज तक अगर आप देखें तो पहले 6% वोट था, फिर 12% हुआ, फिर 17% हुआ, 23% हुआ और मायावती को 30% तक वोट मिलने लगे। दलित वोट मिले, मुस्लिम वोट उसके साथ जुड़े, कुछ ब्राह्मण जुड़े और मायावती का वोट परसेंटेज 30 हो गया। मुलायम सिंह हारे इस कारण से कि मुसलमान ने उनका साथ छोड़ के मायावती का साथ पकड़ा और उसके साथ एक एडिशनल ब्राह्मण आ गया। इसकी वजह से मुलायम सिंह की हार हुई, लेकिन उनको शक ये है कि वो नोएडा जाते हैं तो हार जाते हैं। मायावती तो एक वजह थी, लेकिन धरती पुत्र को धूल चटाने के पीछे उनकी खुद की सरकार की कानून व्यवस्था भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार थी। इलाहाबाद से बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या, गाजीपुर से बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या। दबी जुबान में कहा गया कि इन दोनों ही हत्याओं के साजिशकर्ताओं को यूपी के हुक्मरानों का खुला समर्थन था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुलायम ही निठारी आने से बचे हों, बल्कि नोएडा में भी जब बिसाहड़ा कांड हुआ तो अखिलेश ने भी नोएडा आने से अपने हाथ खड़े कर दिए। 28 सितंबर 2015 के बिसाहड़ा कांड की कहानी अब तक हर किसी के जहन में ताजा ही होगी। गौमांस की अफवाह पर अखलाक की हत्या के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, केंद्रीय संस्कृति मंत्री और स्थानीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, माकपा नेता वृंदा करात, एमआईएम चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी सहित कई राजनेता बिसाहड़ा गांव पहुंचे, लेकिन अखिलेश यादव ने नोएडा आने से मना कर दिया। अखिलेश यादव ने इखलाक के पूरे परिवार को 2 बार लखनऊ बुलाया, 45 लाख रुपए दिए, 4 फ्लैट दिए, नौकरी दी, लेकिन विपक्ष इतने से भी नहीं माना। गाहे बगाहे लोग अखिलेश को इस बात के लिए कोसते रहे कि वो खुद नोएडा क्यों नहीं पहुंचे। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं था जब अखिलेश नोएडा आने से बचते रहे। 15 मार्च 2012 से लेकर अब तक अखिलेश सरकार के कामकाजी पन्ने पलटने की अगर कोशिशें करें तो आप पाएंगे कि ऐसे तमाम मौके आए जब अखिलेश यादव को नोएडा आना ही चाहिए था। और ये वजह सिर्फ सियासी नहीं थी, कुछ तो ऐसे भी हैं जिनमें हमारे वैज्ञानिक सीएम ने प्रोटोकॉल तक का ख्याल नहीं रखा। अखिलेश यादव से उम्मीद थी कि अगर वो आएंगे तो कम से कम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है तो सोच साइंटिफिक होगी, लेकिन वो इसलिए नहीं आ रहे हैं। आप इस देश का किस तरह से कल्याण होगा, इस राज्य का कैसे कल्याण होगा, जबकि आज बुंदेलखंड में घास की रोटी खा के लोग जिंदा हैं। उस राज्य में अगर चीफ मिनिस्टर का साइंटिफिक सोच इतना गिरा हुआ है, इतना घटिया है कि वो प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो इसलिए नहीं आएगा, जबकि प्रोटोकॉल है। कहीं भी प्रधानमंत्री जाते हैं ऑफिशियल प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम ऑफिशियल है। बात 2015 की ही है। इसी साल नोएडा को बने 40 साल हो गए। इस मौके पर अखिलेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में तमाम परियोजनाओं की शुरुआत की। नोएडा की 40वीं वर्षगांठ पर सरकार ने यहां 6000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास लखनऊ से किया, जबकि इतनी बड़ी योजनाओं के उद्घाटन के लिए
क्या उन्हें नोएडा नहीं आना चाहिए था? सीएम ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में कुल 6,795 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की 413 करोड़ की 9 योजनाओं का लोकार्पण और 1140 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं नोएडा अथॉरिटी की 1094 करोड़ की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ और 3,246 करोड़ की 25 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे में 901 करोड़ की 8 परियोजनाओं का शिलान्यास भी हुआ। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की इन योजनाओं में सेक्टर 51, सेक्टर 50 का अंडरपास और कई फीट ओवरब्रिज शामिल हैं। ग्रेटर नोएडा के लिए 137 MLD का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, 1 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट की सौगातें भी मिली। इसी तरह नोएडा के समाजवादी आवास योजना के तहत 2000 घर, बोटेनिकल गार्डन स्टेशन से लेकर सेक्टर 18 तक एलिवेटेड कॉरिडोर, विश्व भारती स्कूल से लेकर शॉपरेक्स मॉल तक एलिवेटेड रोड, 37.5 क्यूसेक का गंगा वाटर प्रोजेक्ट, सेक्टर 38A में मल्टी लेवल पार्किंग, सेक्टर 30 में बच्चों के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट, सेक्टर 105 में अनाथालय, ओल्ड एज होम और दादा दादी पार्क के साथ साथ ओखला ब्रिज के समानांतर यमुना नदी पर एक और ब्रिज के निर्माण समेत कई और योजनाओं का ऐलान किया गया है। सरकार नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे को 24/7 ग्लोबल सिटी के रूप में विकसित करना चाहती है और यही वजह है कि यहाँ पर 6,000 करोड़ रुपए की योजनाओं को शुरू किया गया। लेकिन राजनीति का इतिहास उठाकर देख लीजिए, शायद ही कोई मुख्यमंत्री ऐसा मिलेगा जिसने किसी शहर में इतनी बड़ी योजनाओं को शुरू किया हो लेकिन खुद कभी उस शहर में ना गया हो। वैसे योजनाओं का सीधा संबंध तो वोट बैंक से भी होता है, तो क्या ये माना जाए कि अंधविश्वास के डर में सरकार को नोएडा के वोट बैंक की भी चिंता नहीं है? कांग्रेस की यूपीए सरकार में भी ऐसे तमाम मौके आए जब अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश के सीएम के रूप में स्टेट का प्रतिनिधित्व करना था, लेकिन वो नहीं आए। मई 2013 में नोएडा के एशियन डेवलपमेंट बैंक की बैठक में अखिलेश यादव ने खुद शिरकत नहीं की। इस बैठक में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अलावा 2 दर्जन से ज्यादा देशों के वित्त मंत्री शामिल हुए थे। लेकिन इस 4 दिवसीय एडीबी की बैठक में भाग न लेने का फैसला कर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पहले अपने मंत्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी को वहां जाने को कहा, लेकिन फिर उनकी तबियत बिगड़ जाने की वजह बताकर स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन को मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया। खादीधारी मुखिया किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, नोएडा में अपना स्वागत नहीं करवाना चाहता। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं कि नोएडा को लेकर सियासत कभी गर्माती नहीं। गाहे बगाहे नेताओं को जब भी मौका मिलता है, नोएडा के बहाने वो एक दूसरे की छीछा लेदर करने में लग जाते हैं। देखिए, हमने सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों से एक सीधा सवाल पूछा, लेकिन कैसे मौका मिलते ही नेताओं ने एक दूसरे की खबर लेनी भी शुरू कर दी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी तो नोएडा के रास्ते पीएम पर ही चुटकी ले लेते हैं। प्रधानमंत्री जब आए तो मुख्यमंत्री का जाना बहुत ज़रूरी नहीं होता, एक सामान्य परंपरा है। वो अपने किसी वरिष्ठ मंत्री को भी भेज सकते हैं, पर अगर प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं और नोएडा का ये अंधविश्वास है तो हो सकता है वो प्रधानमंत्री पर भी लागू हो जाए। प्रधानमंत्री को एक आध बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी जनता में उनको लेकर असंतोष बहुत है और प्रधानमंत्री जी जरा इन सब चीज़ों को मानते हैं। तो विपक्ष में रहने के नाते मैं तो ज़रूर आशा करूंगा कि वो भगवान करे बार बार नोएडा आए और तब तक आते रहें जब तक प्रधानमंत्री पद से हट ना जाए। मजे की बात तो ये है कि नोएडा को अपशगुन लगभग हर पार्टी मानती है। अभी एसपी सरकार के मुखिया अखिलेश निशाने पर हैं, लेकिन जब उनके ही नेता से इस बारे में सवाल पूछा जाता है तो कितने प्यार से हुजूर पूरे मामले पर समाजवाद की चादर डाल देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। समाजवादी विचारों के लोग किंवदंतियों को नहीं मानते हैं। डॉक्टर लोहिया से लेकर मुलायम सिंह जी तक जो समाजवादी सिद्धांत है वो कर्म आधारित सिद्धांत है। कर्मयोगी होते हैं,
और जो कर्मयोगी होते हैं वो अपने कर्मों पे विश्वास करते हैं, इन चीज़ों पे ज़्यादा अंधविश्वासी नहीं होते हैं। मुनव्वर साहब, कितने समाजवादी नोएडा आए हैं और कितने नहीं, इसका पूरा काला चिट्ठा हमने अपनी रिपोर्ट में खोलकर रख ही दिया है। वैसे बीजेपी के राजनाथ सिंह भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते नोएडा नहीं आए थे, लेकिन जरा सुनिए उनके अपने नेता नोएडा को लेकर क्या गजब मास्टर प्लान बता रहे हैं। और ख़ास तौर से नोएडा के साथ तो लगातार अन्याय हो रहा है, कोई सीएम वहाँ जाता ही नहीं है। और अगर इतना ही नोएडा के साथ अन्याय करना है तो नोएडा को या तो कोई स्वतंत्र क्षेत्र घोषित कर दिया जाए या उसे दिल्ली से मिला दिया जाए। वैसे कुछ ज्योतिष भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि कुछ जगहों पर ऐसे अपशगुन लग जाते हैं। इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ जगहें अभिशप्त हो जाती हैं और कुछ खास तबके के लिए हो जाती हैं। ऐसी 2-4 जगहें और भी हैं, वहाँ पर एक परिवार है, परिवार के लोग नहीं जाते, मुखिया नहीं जाते, बहुत बड़ा परिवार है, तो अभिशप्त जगहें हो जाती हैं। उनके साथ में कोई भी गलत तरह की मान्यताएं या अंधविश्वास जुड़ जाता है। नोएडा में बीजेपी के महेश शर्मा एक कद्दावर नेता माने जाते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि नोएडा में बीजेपी के पालनहार और तारनहार की भूमिका में महेश शर्मा ही है। साहब इस समय केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में ये चर्चा जोरों पर है कि महेश शर्मा उत्तर प्रदेश में बीजेपी का मुख्य चेहरा हो सकते हैं। बड़ी मुश्किल से हमने उनसे बात करने की कोशिश की। हुजूर ने भागते भागते हमें अपना 1 मिनट दे ही दिया। और लगातार जो देखिए, मैं चिकित्सक हूँ और जिस राजनीतिक पद पर मैं किसी अंधविश्वास में इसमें विश्वास नहीं करूँगा। निमंत्रण गया है और मुझे उम्मीद है कि आएंगे। वो भी नहीं आए थे इसी अंधविश्वास के चलते, ऐसा है क्या? मैं उस वक्त अंधविश्वास के कारण नहीं आया, किस कारण से नहीं आया, लेकिन मेरी संज्ञान के अंदर ये नहीं है। सर, प्रदेश का चुनाव होने वाला है, ये हल्की हल्की चर्चा है कि आप सीएम पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। मैं समझता हूं कि मेरे पास 3 मंत्रालयों का जिम्मेदारी है और मैं अपने पार्टी के आदेश के अनुसार उस काम को प्रयास कर रहा हूं कि जितनी मेरी ताकत है, मेरी हैसियत के अनुसार मैं उसे बेहतर से बेहतर करने का काम कर रहा हूं। पार्टी अगर आप सीएम बनते हैं यूपी के तो आप नोएडा आएंगे? मैं इस सीएम पद की दाव, मैं तो रहता ही नोएडा में हूँ। अगर आप एज ए सीएम आप आएंगे? मैं तो रहता ही नोएडा के अंदर। सीएम आप आएंगे? मैं तो बता रहा हूँ, मैं जब रहता ही नोएडा में हूँ तो। और मैं दूसरी बात ये कि मैं सीएम पद का किसी भी तरह से दावेदार नहीं हूँ। मुझे भारत सरकार ने, मेरे प्रधानमंत्री जी ने 3 मंत्रालयों की मुझे जिम्मेदारी दी है। मैं अपने उस काम को पूरी शिद्दत के साथ पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर पार्टी चुनती है तो सीएम आप नोएडा आएंगे ना? कि पार्टी अगर अगर शब्द लगा हो तो अगर शब्द के साथ तो बहुत कुछ अगर होता है। मुलायम और अखिलेश भले ही नोएडा ना आए हों, लेकिन मायावती ने कभी नोएडा से कोई परहेज नहीं रखा। मायावती के अलावा अब तक किसी ने इस पूरे अपशकुन को तोड़ने की कोशिश तक नहीं की। 1984 में बनी बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में इतनी जल्दी अपना डंका बजा देगी, ये अंदाजा सियासत करने वाले बड़े बड़े तुर्रम खाओं को भी नहीं था। मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग का एक ऐसा पेंच कसा कि समाजवादी पार्टी के सारे पुर्जे ढीले हो गए। 1995 में पहली बार उन्होंने उत्तर प्रदेश की सियासत की बागडोर अपने हाथ में ली। इसके बाद सत्ता से उनकी आवाजाही लगी रही, लेकिन उन्होंने कभी अपशकुन को अपने रास्ते आने नहीं दिया। मुलायम, राजनाथ, अखिलेश, तमाम बड़े नेता नोएडा को भले अपशकुन मानते हों, लेकिन इन सबके बीच एक ऐसी मुख्यमंत्री भी हुई जिन्होंने कभी नोएडा को अपशकुन नहीं माना। मायावती सत्ता में रहते हुए भी 2011-12 में वो यहाँ पर इस दलित प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करने आई। ये अलग बात है कि 2012 के बाद उन्हें भी सत्ता गंवानी पड़ी, लेकिन उन्होंने खुद अपनी हार के लिए कभी नोएडा को जिम्मेदार नहीं ठहराया। एक बार फिर उत्तर प्रदेश के सीएम के लिए नोएडा आने का मौका है। 31 दिसंबर को नोएडा में खुद प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। यहाँ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया जाएगा। समारोह में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री मोदी की अगुवानी करना था, लेकिन वो फिर से नहीं आ रहे हैं। मैं तो बल्कि हंस के कह रहा था कि भाई एक काम किया जा सकता है, एक समझौता किया जा सकता है कि मंच ऐसा बनाया जाए कि हाईवे पे रखा जाए मंच, और उस मंच का कुछ भाग
जिधर नरेंद्र मोदी जी बैठे वो नोएडा की तरफ हो और जो बाएं वाला भाग हो वो गाजियाबाद की तरफ हो। इससे कम से कम ये सुपरस्टिशन भी खत्म होगा। ऐसी कुर्सी लगाई जाए कि जिस जिले में, गाजियाबाद के जिले में कुर्सी आए उस पर चीफ मिनिस्टर बैठे, कम से कम देश का, राज्य का कल्याण तो हो। कभी किसी बिल्ली ने किसी का रास्ता काटा होगा और फिर मुश्किलें उसके रास्ते में आई होगी, और एक वक्त ये भी होगा जब सब कुछ ठीक हो गया होगा। नोएडा के संदर्भ में वो रास्ता आज भी राजनेताओं के लिए मनहूस ही हो रखा है। वो हौसलों को पर्दों में लपेटे रखे हैं, अक्ल के पत्थर को वो पूजते फिरते हैं। हो गए जो राख आकर इस शहर में, कर गए बदनाम हर गली हर मकान को इसके। नज़र तो बुरी इस शहर को लग गई थी कब की, अब तो बस इंतज़ार एक नज़र इनायत का है। इस शहर को बुरी नज़र तो कब की लग गई थी। मुख्यमंत्री एक बार फिर नहीं आ रहा है और वजह दी है कि बिज़ी हूँ इसलिए नोएडा नहीं आ सकता। लेकिन राजनीतिक लोगों का साफ मानना है कि नोएडा ना आने की वजह उनकी साफ है कि यहाँ के अंधविश्वास और अपशकुन को ठेंगा दिखाने की हिम्मत खुद मुख्यमंत्री में भी नहीं है। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट अबू तलहा और संजय कुमार के साथ मनीष चौरसिया, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।